चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। अच्छा, हमने पिछली क्लास तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था, मैं जल्दी से आपको एक बार सारा रिवाइज करवा लेता हूँ और उसके बाद ना फिर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी बेसिकली कॉन्सेप्चुअल अभी बात करी थी, अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें करना शुरू नहीं किया था। हमने सबसे पहले देखा था इस टॉपिक में कि हम ना यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट को, वॉल्यूम को और प्रॉफिट को, कॉस्ट को, सेल्स को और प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे थे। हमने कहा अगर आसान से शब्दों में कहें तो हम सेल्स में से जब कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और सेल्स में से कॉस्ट के माइनस करने को जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हमने कहा भी जो ये कॉस्ट है ना, ये हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत तरह की कॉस्ट देखते हैं, बहुत तरह के नेचर ऑफ खर्चे देखते हैं। हमने कहा भाई हमारे लिए इस चैप्टर में सिर्फ दो ही कॉस्ट है। कौन कौन सी? एक वेरिएबल कॉस्ट है और दूसरी फिक्स कॉस्ट है, तीसरी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप कोई खर्चा बता रहे हो तो हमें ये बता दो कि ये वेरिएबल खर्चा है कि फिक्स खर्चा है, बस हमारे लिए इतना ही जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो हमने सारी की सारी कॉस्ट को सिर्फ दो ही हेड्स में क्लासिफाई कर दिया, एक का नाम वेरिएबल कॉस्ट रखा, दूसरे का नाम फिक्स कॉस्ट रखा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया था कि वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल्स में से हमने देखा कि रॉ मटेरियल एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल लेके आएंगे। जैसे कि समोसे के लिए आलू था, शर्ट के लिए कपड़ा था, पिज्ज़ा के लिए पिज्ज़ा बेस, कैप्सिकम, अनियन, चीज़, ये सब था। एक गाड़ी के लिए स्टील, एल्यूमिनियम, टायर्स, एसी और उसमें पता नहीं कितने न जाने कितने स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, वो सब था। मतलब ये कि जब हम कोई प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। हालांकि मैं आपको अभी वेरिएबल कॉस्ट के और भी कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिलहाल के लिए हमने एक रॉ मटेरियल देखा था। फिर हमने कहा था भाई रॉ जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका नेचर क्या है कि अगर हम यूनिट्स बढ़ाएंगे तो वो कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स घटाएंगे तो कॉस्ट घटेगी। मतलब वो सेल्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती घटती है। सेल्स बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, सेल्स घटाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। उसके बाद फिर हमने देखा एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसका सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आप सेल बढ़ाओ घटाओ, फिक्स कॉस्ट हमारी क्या रहती थी? सेम रहती थी। फिर हमने इस टॉपिक में बनाई थी एक इनकम स्टेटमेंट। हमने कहा ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट घटा के प्रॉफिट आता है, तो हमने कहा कॉस्ट के दो टुकड़े किए हैं, सेल्स में से घटाई वेरिएबल कॉस्ट, फिर हमने कहा वो जो आया उसको एक नाम दे देते हैं। उसको नाम क्या दिया? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया फिक्स कॉस्ट और क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। हमने पिछली क्लास में एक यहाँ पर आपको याद होगा आपको, तो हमने कुछ एनालिसिस किया था इस एग्जाम्पल की मदद से, और इस एग्जाम्पल की मदद से हमने ये बात चेक करी थी कि जब हम एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालें या किसी और लेवल पर कंट्रीब्यूशन निकालें या किसी और लेवल पर सेल निकालें, जहां तक पीवी रेशो का सवाल था वो क्या थी? वो सेम थी। हमने कहा भाई देखो, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। इसी को अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बताना शुरू कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट को मैं अगर कहूं कि परसेंटेज में इतना है, तो वो रेशो का रूप ले लेती है, उसका नाम क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और उसी कंट्रीब्यूशन को अगर मैं परसेंटेज में निकाल दूं तो उसको हम क्या नाम दे रहे थे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। तो हमने ये बात नोटिस की थी पिछली क्लास में कि आप ये वीसी रेशो या पीवी रेशो किसी भी लेवल पर निकाल लीजिए, एक यूनिट पर या 2,500 पर, 5 पर, 20 पर, 50 पर, 1 लाख पर, 2 लाख पर, किसी भी लेवल पर निकालेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारा सेम रहेगा। ठीक ऐसे ही हमारा पीवी रेशो भी क्या रहने वाला है? हमारा पीवी रेशो भी सेम रहने वाला है। वीसी रेशो वेरिएबल कॉस्ट है परसेंटेज में, पीवी रेशो है कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में। और क्योंकि ये दोनों के दोनों आए तो कहां से है? सेल्स से ही। इसलिए इन दोनों का सम हमने देखा था, या तो 1 होगा इस रेशो का या फिर 100% होगा। डिपेंड करता है कि हमने कंप्यूट कैसे किया है। अगर हमने कंप्यूटेशन परसेंटेजेस में करी है तो सम कितना होगा? 100%। और अगर हमने कंप्यूटेशन डेसिमल्स में करी है तो सम कितना होगा? 1। एक पता होगा, दूसरी निकल जाएगी। हमें मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता है फॉर एग्जांपल 70%, तो पीवी रेशियो कितना होगा? 30% होगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि पीवी रेशियो हमारा 60% है, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा कितना होगा? उस केस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारा 40% का होने वाला है। फिर ये बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करने के बाद फिर हमने फर्दर और भी कोई कई बातें एनालाइज की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई देखो, अगर हम दो लेवल्स का कंट्रीब्यूशन का चेंज लेते हैं और दो लेवल के लेवल्स का सेल का चेंज लेते हैं, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करेंगे तब भी हमें क्या देगा? वो तब भी हमको पीवी रेशो देगा। और हमने फिर इस बात को यहाँ पे ऐसे कुछ डिराइव भी किया। हमने कभी देखो, अगर हमारे पास दो लेवल्स का सेल्स गिवन है, दो लेवल्स का कंट्रीब्यूशन गिवन है, दो लेवल्स का सेल गिवन है, तो उसका भी चेंज अगर हम ले लेते हैं, दो लेवल्स के कंट्रीब्यूशन का चेंज, दो लेवल के सेल्स का चेंज, वो भी हमको क्या देता है? पीवी रेशो देता है। याद है ऐसा कुछ किया था? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ये भी क्या था? पीवी रेशो। और इसकी मदद से हमने फिर एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। जैसे कि यहां पर चेंज इन कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब था? कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड
सेकेंड लेवल माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट लेवल, सेल्स ऑफ सेकेंड लेवल माइनस सेल ऑफ फर्स्ट लेवल। और हम जानते थे कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमने कहा ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन 2 की जगह अगर हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख देते हैं, इस कंट्रीब्यूशन 1 की जगह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख देते हैं, क्योंकि दो लेवल्स की बात हो रही है, दोनों लेवल का प्रॉफिट तो अलग अलग होगा, इसलिए प्रॉफिट के नीचे 2 1 लगाया। फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों ही लेवल्स पर क्या होगी, सेम होगी। और जब इसको हमने फर्दर एक्सपैंड किया तो फिक्स कॉस्ट आपस में कट गई थी और हमारा एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया था, क्या, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। ये भी किसका दूसरा फॉर्मूला था, पीवी रेशो का ही एक फॉर्मूला और था। उसके अलावा हमने फिर एक बात ऊपर यहां भी नोटिस करी थी कि हम ये जानते थे कि पीवी रेशो का फॉर्मूला जो बेसिक वाला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। इस कंट्रीब्यूशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया था, सेल्स माइनस वीसी। और सेल्स माइनस वीसी को अगर मैं स्प्लिट करूं, सेल्स अपॉन सेल्स, वीसी अपॉन सेल, तो सेल्स अपॉन सेल मतलब 1 और वीसी अपॉन सेल मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। जो हम ये बात कह रहे थे पीवी और वीसी का सम 1 होता है, वो हमने मैथमेटिकली यहां पर ऐसे डिराइव भी कर ली थी। ठीक है ना। इतना कुछ करने के बाद फिर हमने ये कुछ समराइज करके लिखा कि भाई ये हमारे अभी गिनती के ये 4 फॉर्मुलाज थे जो हमने अभी तक देखे थे। पहला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, दूसरा फॉर्मूला था चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस वीसी रेशियो, और चौथा फॉर्मूला हमारा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल एक फॉर्मूला ये होता है, और सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल भी होता है ना। ये बात मैंने हाईलाइट करवाई थी आपको, देखो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल होता है और सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल भी होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल भी पीवी रेशियो फॉर्मूला, लेकिन सिंपली प्रॉफिट अपॉन सेल पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं है। सिंपली प्रॉफिट अपॉन सेल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हर लेवल्स पर सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। चेंज की जहां तक बात थी, मैंने कहा था वो कंट्रीब्यूशन के एग्जैक्टली बराबर होता है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ कुछ एग्जांपल भी दिया था। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक के पास 1 लाख पड़े हैं, दूसरे के पास 2 लाख पड़े हैं। 1 लाख और 2 लाख, चेंज कितना है, 1 लाख। लेकिन मैं अगर दोनों से 10-10 हजार रुपए ले लूं तो एक के पास 90 बचेंगे और दूसरे के पास 190 बचेंगे। तो चेंज अभी भी कितना है, 90 और 190 के बीच में 1 लाख का ही चेंज है। कहने का मतलब ये कि क्योंकि दोनों जगह से सेम अमाउंट लिया जा रहा है, इसलिए लेने से पहले जो चेंज था लेने के बाद भी वही चेंज होगा। इसलिए कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज हमने देखा था सेम आया था, और चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स भी एक फॉर्मूला बन गया था हमारा पीवी रेशो का। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक से एग्जांपल लिखवा के भेजे थे। आपको याद है हमने कुछ 3 एग्जांपल्स शायद लिखे थे, और ये 3 एग्जांपल्स में अभी हमने कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं करी थी, बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपके साथ करी थी। आप क्या सब कुछ रिवाइज करके आए हैं, सारा जो मैंने आपको पिछली क्लास तक बताया था? हाँ जी बताइए। हाँ 100 से देखो देखो मेरी बात सुनो। कोई भी फॉर्मूला, चाहे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, सपोज कंट्रीब्यूशन 4 रुपए का है, सेल 10 रुपए का है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए का है, ये कितना आएगा, 0.4। ठीक है ना। हम 0.4 लिखने के बाद इसको एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, डैट इज का साइन कुछ ऐसे बनता है, आई डॉट ई डॉट ई। ठीक है, डैट इज बोलते हैं इसको। डैट इज कितना, 40%। 0.4 को हम मन में ही किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 40%। जब मैं चेंज इन प्रॉफिट लेता हूं, मान लो चेंज इन प्रॉफिट 10,000 है, चेंज इन सेल मान लो कि सपोज 1 लाख है, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल कितना आएगा, 0.1। ठीक है। अगर आपको इसे परसेंटेज में कंप्यूट करना है तो हाँ, आप सारे फॉर्मुलाज में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब जितने फॉर्मुला हमने यहाँ पर लिखे हैं, कौन से, ये सारे फॉर्मुलाज लिखे ना हमने यहाँ पर, जैसे इसमें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर नहीं करूंगा तो ये आंसर भी किस में आएगा, ये भी पॉइंट्स में आएगा। ठीक है। आपको जब जब परसेंटेज में चाहिए हो तो क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हर एक फॉर्मुला को। देखो हमने लिखा ना, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, हमें कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करके आना है। देखो एग्जाम में ना अगर पीवी रेशो मांगे, कैलकुलेट पीवी रेशो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सपोज आए कि वो कह रहा है हमसे कि पीवी रेशो निकाल दीजिए, तो उस केस में हम उसे कैसे निकाल के बताएंगे, परसेंटेज में। मैं अभी एग्जाम के क्वेश्चंस पर आऊंगा, स्टडी मैथ के क्वेश्चंस पर आऊंगा। अभी मैं आपका एक बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूं। अभी मैंने आपको अभी मैं बुक के क्वेश्चंस पे तो आया ही नहीं हूं। ठीक है। जब तक मैंने आपको कहा था बुक्स रिसीव नहीं होगी तब तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा सारे नोट्स का, ताकि हम अपना काम चालू रखें, हम बीच में रुके नहीं। ठीक है। बुक्स जैसे आएंगी फिर आपको हार्ड कॉपी रिसीव हो जाएंगी। फिलहाल मैं जैसे ही बुक के क्वेश्चंस पर आऊंगा तो फिर मैं आपको ना और तरीके से बताऊंगा कि देखो हमें ऐसे वर्किंग नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल तो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है,
तो आपको याद होगा स्कूल में वर्किंग नोट्स वगैरह बनते थे। तो प्रेजेंटेशन के मामले में तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। प्रेजेंटेशन पे हम बहुत अच्छे वाला फोकस करने वाले हैं। तो प्रेजेंटेशन कैसे करके आना है, वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे, फिर उसके बाद मान लो 3-4 कैलकुलेशंस हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देके आनी है। एग्जाम में अगर कुछ मांगा है तो हमें किस तरीके से आंसर लिख के आना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा पीवी रेशो मांगेगा, तो हम हमेशा खुद से पीवी रेशो कैसे निकाल के देंगे, परसेंटेज में निकाल के देंगे। लेकिन सपोज उसने पीवी रेशो नहीं मांगा, उसने हमसे पीवी रेशो नहीं मांगा, कुछ और मांगा है जिसमें पीवी रेशो की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो उस केस में पीवी रेशो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट। अब जैसे आगे हम चलेंगे कैलकुलेशंस और करेंगे तो पीवी रेशो नहीं मांगेगा हमसे, कुछ और चीज मांगेगा, लेकिन पीवी रेशो की जरूरत पड़ेगी निकालने के लिए। तो उस केस में पीवी रेशो हमारे लिए क्या बन जाएगा, वर्किंग नोट बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारी चॉइस है, हम डेसिमल में निकालें कि परसेंटेज में निकालें, क्योंकि हमारे लिए वो क्या है, वर्किंग नोट है। जब वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बन जाएगा, जब कोई सामने से पूछता है तो तमीज से आंसर देना पड़ेगा ना। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके 12th क्लास में मार्क्स कितने आए थे, मान लो आपके 80% आए थे। तो जब मुझे आप कहोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मार्क्स कितने आए थे 12th में, आप बोलते हो 0.8 आए थे सर। तो 0.8 बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। बोलने में ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है, 80%। तो ठीक ऐसे ही एग्जामिनर जब हमसे कुछ मांगेगा तो हमें किस तरीके से आंसर लिख के आना है, बस अभी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा भी कि वो सारी बातें मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। फिलहाल हमने 3 एग्जाम्पल लिखे थे, आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4। 2023 2024 हमें सेल्स गिवन है सपोज 4 लाख रुपए की 2023 की, और 2024 की सेल्स गिवन है 8 लाख रुपए की। फिर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। हमसे कहा जा रहा है कि भाई तुम पीवी रेशियो निकाल के बताओ। क्या कैलकुलेट कर दो, पीवी रेशियो। कैलकुलेट पीवी रेशियो। चलिए बताइए कौन सा वाला फॉर्म लगाओगे यहाँ पीवी रेशियो का। 4 फॉर्मूला पता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। व्हाट इज दिस चेंज, सर ये चेंज है 1 लाख, और ये चेंज कितने का है, 4 लाख, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीवी रेशियो का यहां पर, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज हमारा 1 लाख है प्रॉफिट में, और ये 4 लाख है। क्योंकि ना उसने मुझसे पीवी रेशियो मांगी है इस बार, है ना, बोला है कि पीवी रेशियो निकाल दीजिए। तो इस बार हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करके बताएंगे, देखो ठीक है पीवी रेशियो तुमने मांगी है तो हम आपको तसल्ली से तमीज से परसेंटेज में ही देंगे। और परसेंटेज में कितना आ जाएगा, ये 25%। आप इसका प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 0.25 लिख के दैट इज 25%, ऐसे फाइनल आंसर लिख दो आप। पहले 100 से फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई मत करो, तो कितना आ जाएगा 0.25, फिर 0.25 लिख के क्या बोल दो, दैट इज ये कितना है 25%, ये भी ठीक है, ऐसे करके बोल दो, ठीक ना। चलिए कितने हमारे एग्जाम्पल हो गए, 4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इजीली समझ में आ रहा है अभी सब कुछ। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखेगा सेल्स ऑफ ABC Limited is rupees 4 lakh, which is increased to rupees 6 lakhs in subsequent year. Profit of ABC Limited was increased by rupees 20,000.
कैलकुलेट पीवी रेशो। बिल्कुल ठीक आंसर दिया था पूजा आपने, 25%। ठीक है, आप में से कई बच्चों ने आंसर निकाल भी लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि इस बार भी हमें डेटा तो दो ही पीरियड का दे रखा है। ठीक है, एक पीरियड का सेल कितना है 4 लाख, और दूसरे पीरियड का सेल कितना है 6 लाख। लेकिन ना इस बार जो क्वेश्चन ने हमारे साथ चाल चली है वो क्या, कि प्रॉफिट हमें ये दिया तो नहीं है, लेकिन जो हमको चाहिए वो दे दिया। हमें क्या चाहिए, चेंज चाहिए। तो उसने ये बता दिया कि हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ा है, इंक्रीज्ड बाय 20,000। अब मेरी बला से पिछले साल का प्रॉफिट कुछ भी हो, इस साल का प्रॉफिट कुछ भी हो, हमें तो वैसे भी क्या चाहिए होता है, चेंज। पिछले साल का प्रॉफिट 1 होगा, इस बार का 1,20 होगा, पिछली बार का 60 होगा, इस बार 80 होगा, पिछली बार का 10 होगा, इस बार 30 होगा, पिछली बार का कुछ भी हो, हमें तो वैसे भी चेंज ही चाहिए। तो चेंज हमें इस क्वेश्चन में सीधा गिवन है, इस बार सीधा चेंज गिवन है। और चेंज कितना गिवन है हमको, 20,000 का चेंज गिवन है। और ये चेंज कितना हो जाएगा, ये 2 लाख का चेंज है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो नई बात सीखने को मिली वो ये कि जरूरी नहीं है कि वो हमें 2 लेवल्स का सेल दे या 2 लेवल का प्रॉफिट दे। कभी कभी वो हमसे सीधा किस में बात करेगा, चेंजेस में ही बात करेगा, जो हमको चाहिए होता है। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट कितना है 20,000, चेंज इन सेल कितना है 2 लाख, इनटू 100, और ये कितना परसेंट आ गया, 10%। क्या क्लियर है ये बात, बढ़ जाए आगे, कोई इशू तो नहीं। कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे, 5। एग्जाम्पल नंबर 6। स्नेहा ने भी निकाल दिया आंसर, 10%, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6। 2023 2024 सेल्स 50,000, 30,000, टोटल कॉस्ट 30,000, 22,000। कैलकुलेट पीवी रेशियो। कैलकुलेट पीवी रेशियो। हाँ जी, क्या करेंगे इस बार, क्या मांगा इसने हमसे, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला या तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल मिल जाए, या सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मिल जाए, या फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मिल जाए। भाई सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट मतलब इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। आपका नाम बेटा, आपका नाम, आपका नाम, हाँ, बड़ा मुश्किल नाम है, मैं क्लास का बताना ना। ठीक है, तो हमें पता है कि इन्होंने मुझे बताया कि करे आप क्या करो सर, पहले आप प्रॉफिट निकाल लो। तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट आने के बाद तो बात खत्म हो जाएगी। मैं एक्चुअली अलग अलग एग्जांपल में आपको क्या बता रहा हूं कि क्वेश्चन में इनमें से किसी भी एक तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। कभी कभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेगा, और कभी कभी वो घुमा के बात करेगा। जैसे यहां पर इसने सीधा प्रॉफिट नहीं दिया, इस बार उसने हमको क्या दिया, इस बार उसने हमको टोटल कॉस्ट दिया। तो हम क्या करें, सेल में से
टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी 30,000 ये और 22,000 यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, 20,000 ये, 8,000 ये। अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट रेडीमेड फिगर थी, इस बार प्रॉफिट के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ गई, बस यही तो बात है। चलिए अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट, 12,000। व्हाट इज द चेंज इन सेल्स, 20,000। तो पीवी रेशो निकल जाएगा अब। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, 12,000 20,000 इंटू 100 करना हो तो इंटू 100 कर दीजिए आप। 60% आ रहा है, 60%। बताएं भाई, क्या कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल ठीक है पूजा स्नेहा, 60%। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बढ़े आगे बढ़े, ठीक है चलो आगे चलो। अब एक बात ध्यान से सुना प्लीज। अब ना कई बार क्या होगा कि नहीं, है तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात ही, पर क्योंकि वादा कर रखा है ना आपसे, छोटी छोटी बातें सारी बतानी है मुझे, तो एक छोटी सी बात सुनेगा। हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या रखा हुआ है, बेसिक वाला बताओ सर। बेसिक वाला जो सबसे हमने पहला पहला फॉर्म लिखा था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, है ना। तीन चीजें हैं, तीन चीजें कौन कौन सी हैं, पीवी रेशियो खुद, कंट्रीब्यूशन और सेल। हमें कंट्रीब्यूशन और सेल पता होता है तो हम क्या निकाल देते हैं, पीवी रेशियो निकाल देते हैं। मान लो मैं आपको सेल और पीवी रेशियो बता दूं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाना चाहिए। मतलब अगर मैं इसी फॉर्मूला को देखूं तो हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा वीसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। वीसी और सेल पता हो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकल जाता है। मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता हो और सेल पता हो तो सेल मल्टीप्लाइड बाय वीसी रेशियो करके क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बताता हूँ, है बड़ी छोटी सी बात लेकिन ना स्टिल कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो वहां थोड़ी सी तकलीफ होती है उनको। मैंने कहा ठीक है पहले इस पर बात ही कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मैंने अभी कहा कि सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पीवी रेशियो की तीन चीजें हैं पीवी रेशियो फॉर्मूला में, पीवी रेशियो खुद है, कॉन्ट्रीब्यूशन है और सेल है। तो कोई भी दो चीजें पता हो तीसरी निकल जाएगी। तो पीवी रेशियो और सेल पता होगा तो क्या निकाल देंगे, कंट्रीब्यूशन। अब बस सामने देखते जाना, इस एग्जांपल में जो हमने लिया था, यहाँ पीवी रेशियो हमने कितना निकाला था, 40%, हाँ 0.4। मैं कह रहा हूं सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 25,000 को 40% से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 10,000 आता है क्या, निकालो कैलकुलेटर निकालो। 25,000 को 40% से करके क्या 10,000 आता है, 25,000 को 40% करके 10,000 आता है, आ रहा है। 50,000 का 40% करके 20,000 आ रहा है क्या, 50,000 का 40% करके 20,000 आता है, आएगा ये ऑफकोर्स आएगा। 2 लाख का 20% करके 80,000 आएगा, आएगा। मतलब ये कि टोटल सेल पर अगर मैं पीवी रेशियो अप्लाई कर दूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा टोटल सेल पर पीवी रेशियो अप्लाई करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि आपने टोटल सेल पर अप्लाई किया है इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाए। एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो, मतलब एक यूनिट के सेल वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा। 10 का 40% कितना होता है, 4 रुपए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके पास सेल्स वैल्यू टोटल है तो उस पर पीवी रेशियो को अप्लाई कर दोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक ही यूनिट के सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो, एक ही यूनिट के सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हमारा ये एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है जो आपको दिमाग में रखनी है। बच्चे ना अक्सर भूल जाया करते हैं तो भूलना नहीं है। अच्छा मैं आपसे अगर ये कहूं कि ऐसे ही सेल्स के ऊपर वीसी रेशियो अप्लाई करो, हमारा वीसी रेशियो कितना है, 60% है। 25,000 का 60% 15,000। अगला लेवल कौन सा है, 50,000। 50,000 का 60% 30,000। 2 लाख का 60% 120। 10 रुपए का 60% 0.6। अब बात समझ पा रही हो मेरी? तो अगला एग्जाम्पल करवाऊं उससे पहले ना आप इस बात को ना एज अ नोट लिख ही लो। मेरे ख्याल से लिखवाई नहीं थी मैंने आपको ये एज अ नोट। हमारे कितने पॉइंट्स हो गए थे पिछली क्लास में, 7 पॉइंट्स हो गए थे ना।
पॉइंट नंबर 8 के तौर पर लिख ही लो इसको। 7 पॉइंट्स हमारे पिछली क्लास तक हो गए थे। पॉइंट नंबर 8, पीवी रेशो का फॉर्मूला हमारा होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पीवी रेशो से। ठीक है कि नहीं? अच्छा, वीसी रेशो का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे? सेल्स इनटू वीसी रेशो। ठीक है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। पॉइंट नंबर 8 है हमारा। और मैं एक देखो छोटा सा कॉमन सेंस है। आपने 12th क्लास में, हालांकि रेशो में आपको बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए पढ़ाऊंगा कि आपने 12th में नहीं पढ़ रखा। आपने 12th में रेशियोज पढ़ा था। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो याद थी आपको? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता था जीपी अपॉन सेल्स। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि जीपी रेशियो 20% है, सेल 10 लाख है, तो 10 लाख पर 20% अप्लाई करने पर जीपी आता था ना? 10 लाख पर 20% अप्लाई करने पर जीपी आता था। अगर मैं यहीं पे कह रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, तो ठीक ऐसे ही जीपी रेशियो की तरह ही सेल्स का 60% अप्लाई करने पर वेरिएबल कॉस्ट आना चाहिए। पीवी रेशियो को पीवी रेशियो सोचोगे तो थोड़ा सा सरदर्दी होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग खराब होगा। पीवी रेशियो को पीवी रेशियो मत समझो। पीवी रेशियो क्या है? परसेंटेज में ही है कॉन्ट्रीब्यूशन। पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन है किसमें? परसेंटेज में। अगर मैं आपसे जीपी रेशियो ना बोल के मैं कहता हूं कि पी रेशियो 20% है, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कंट्रीब्यूशन ही तो है, किसमें है? परसेंटेज में है। तो सेल्स के ऊपर जब मैं ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की अप्लाई करूंगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास कंट्रीब्यूशन ही आना चाहिए। और एक फंडामेंटल जो क्लियर रखना है आपको, टोटल सेल पर अप्लाई करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा या टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा और एक यूनिट का या फिर कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा। हाँ, ये क्वेश्चन में कह रहे हो? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखो बेसिक वाला जो हम स्कूल वाला फॉर्मूला, देखो मैं एक बात बताऊँ। हमने आपको पहले ये कहा कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। मान लो हमारी 1 लाख रुपए की सेल है, ठीक है, 30,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितने का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? 70 का। मान लो फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 रुपए की है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का आएगा? 60,000, है ना? अब मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? दो ही तो कॉस्ट है इसके अंदर, कौन कौन सी? एक वेरिएबल है और दूसरी फिक्स्ड है, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 40,000, है ना? या आप अलग अलग माइनस कर लो सेल में से, वेरिएबल कॉस्ट अलग माइनस करी, फिक्स कॉस्ट अलग माइनस करी, या फिर एक साथ टोटल कॉस्ट माइनस कर दो। अगर मैं इस 1 लाख में से सीधा 40 माइनस कर दूंगा तो तब भी तो 60 ही आएगा। 40 क्या है? इस बार वर्ड्स पे फोकस करो, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, यहां पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, यहां पे क्या है? हाँ जी बेटा, जब मैं दोनों एक साथ ही माइनस कर दूंगा तो सीधा ही प्रॉफिट निकल आएगा ना। अब एक बात सोचो, आप, एक 30 है एक 10 है, दोनों मिला के कितना हो गया? 40। मैं अगर 1 लाख में से सीधा ही 40 माइनस कर दूंगा तो सीधा ही प्रॉफिट निकल आएगा। मेरे को पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट निकालना है मुझे, राइट? तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूं? सीधा सेल में से क्या माइनस कर दूं? टोटल कॉस्ट। एक बात सोचो, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? कि ये वेरिएबल कॉस्ट भी है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है। जब मैं ये दोनों कॉस्ट एक ही साथ माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट भी एक ही साथ निकल आएगा, एक ही बारी में निकल आएगा। अलग अलग पता होती
तो फिर मैं क्या करता, ठीक है सेल में से पहले वीसी माइनस कर लो, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करो, वीसी माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं, मैं अगर आपको दोनों कॉस्ट कंबाइन करके ही दे रहा हूं, तो जब मैं वो कंबाइन कॉस्ट ही एक साथ माइनस कर दूंगा तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। मैंने क्लास की शुरुआत कैसे की थी, इस टॉपिक की शुरुआत कैसे की थी, मैंने कहा देखो सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। मैंने शुरुआत तो ऐसे ही की थी ना क्लास की, कि सेल में से क्या माइनस करके प्रॉफिट आता है, टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आता है। फिर मैंने कहा इसको हम दो कॉस्ट में स्प्लिट करते हैं, पर अगर मैं स्प्लिट नहीं भी करूं, टोटल कॉस्ट ही सीधा लेके माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आएगा। क्लियर हुआ है कि नहीं, श्योर ना। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन थी हमारे पास, टोटल कॉस्ट गिवन थी, इसलिए हमने सीधा टोटल कॉस्ट ही माइनस कर दिया। आइए एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए थे हमारे, 6 ना। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, कितना, 80,000। 80,000 16 इंटू, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अब हम पहले यहां पर कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या गिवन है, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। ये कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज किस पर अप्लाई होगा, सेल्स पर अप्लाई होगा। तो हम यहां पर क्या करें, 16 लाख रुपए पर, 16 लाख रुपए पर क्या अप्लाई कर देंगे, 30%। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना निकल आएगा, 480। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हो ही रखी है, अब सिर्फ फिक्स कॉस्ट और माइनस कर देंगे। 4 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास 80,000 का प्रॉफिट निकल आएगा। फिर से बोल देता हूं, हमने अभी अभी एक बात चेक करी कि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेल हमारी इस क्वेश्चन में कितनी है, 16 लाख है, और पीवी रेशो कितना है, 30% है। तो 16 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपए, है ना। 16 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 480। और ये क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। और हमारी इनकम स्टेटमेंट क्या होती थी, सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से तो ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस हो ही रखा होगा, फिर कंट्रीब्यूशन निकाल दिया तो वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा। अब सिर्फ क्या माइनस करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, ओनली फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है। ये कैसे आया, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर कर। सेल 5 lakhs, पीवी रेशो 20%, फिक्स कॉस्ट 10,000। चलो रिपीट क्वेश्चन दे दिया मैंने आपके लिए, कैलकुलेट प्रॉफिट। चलिए वापस से, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा हमारा, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो मतलब 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने की है हमारी, 10,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 90,000। ठीक है ना। अच्छा अगर आपको मान लो इनकम स्टेटमेंट को पूरा ही बनाना हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, क्या क्या,
आपके पास पीवी रेशियो 20% है, पीवी और वीसी का सम 100% होता है, पीवी रेशियो 20 है तो वीसी रेशियो 80% होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% होना चाहिए। तो मैं फिर शुरुआत कैसे करता अपनी, सेल्स 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख का 80%, 4 लाख माइनस फिर आता कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1 लाख, माइनस फिक्स कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट। हो सकता था ऐसे। भाई अब तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे करके, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पीवी रेशियो हमारा 20 है, दैट मीन्स 100 - 20, 100 - पीवी इज इक्वल टू वीसी, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 100 या 1। तो 80% अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है तो 5 लाख का 80% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपए। ये क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके 5 - 4 कितना आएगा, 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन, जो अभी भी हमने निकाल ही लिया है। नहीं, ये एक मैं बता रहा हूं ऐसे भी कर सकते हैं। खुशबू ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही तो है, मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ, यही सही है, हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। लेकिन मेरा फर्ज बनता है, अगर एक क्वेश्चन को 4 तरीकों से किया जा सकता है तो मैं आपको चारों बता दूं, एग्जाम में जो क्लिक करे वैसे करके आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, वीसी रेशियो आ जाएगा तो सेल्स पर वीसी रेशियो अप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 5 लाख का 80% कितना हो जाएगा, 4 लैक्स। सेल आपके पास कितने की है, 5 लैक्स। वीसी कितना आ जाएगा, 4 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख, अभी भी 1 लाख ही ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, मैंने ये बोला, बस यही बताया। लिखिए आगे लिखिएगा, पीवी रेशियो 25%, सेलिंग प्राइस रुपीज 25 पर यूनिट। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे अगली बात जो मुझे बतानी है, मैं अभी इस पे नोट भी लिखवाऊंगा आगे चल के, जो मैं बात बोल रहा हूं अभी। देखो, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। क्या मतलब होता है, एडिशनल। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट 6%, 6 रुपीज पर यूनिट है, दैट मीन्स हम हर एक एडिशनल यूनिट जब बनाएंगे तो हमें उसका खर्चा कितने का बैठेगा, 6 रुपए का। याद है हमने पिछली क्लास में समोसे का एग्जाम्पल दिया था, समोसा हमारा 6 रुपए का बन रहा था। एक समोसा बनाएंगे तो 6 रुपए लगे, 2 समोसे बनाएंगे मतलब एक और बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट 6 रुपए से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 रुपए। फिर तीसरा समोसा बनाएंगे, फिर 6 रुपए से और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 18 रुपए। इसका मतलब हर एक समोसा जब हम बना रहे हैं वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा रहा है, कितने रुपए से, 6 6 रुपए से। तो जो ये वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये ऐसी कॉस्ट है जो हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर इंक्रीज होती जाती है, इसलिए इसका ना एक नाम और भी है, क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो एडिशनल, हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर हमारी कॉस्ट एडिशन, उसमें एडिशन हो जाएगा, कितने रुपए का एडिशन हो जाएगा, 6 रुपए का। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 लाख यूनिट बनाए तो 6 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी। जैसे मैं कहूंगा 1 लाख एक यूनिट बनाया, 1 लाख प्लस 1 लाख 1 यूनिट बनाए, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6 लाख 6 रुपए। ऐसे कुछ होगा ना, 1 लाख एक को मल्टीप्लाई करो 6 से, 1 लाख एक नहीं लिख पाओगे, एक चार, 4 बार जीरो, फिर एक, 1 लाख एक को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख 6 आएगा ना। 1 लाख इंटू 6 कितना आया, 6 लैक्स। ठीक है, तो मैं अगर एक यूनिट बढ़ा लूं, 1 लाख 1 कर दूं, तो ये 6 लाख 6 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। 6 लाख 6, व्हाट इज द डिफरेंस, 6 ही ना। एवरी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कितने का बन रहा है हमारा, 6 रुपए का।
तो मैं बस एक बात जो बताना चाह रहा हूं यहां पर वो ये फाइनली कि वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम और भी होता है। क्या नाम होता है? मार्जिनल कॉस्ट। तो कभी भी हमें क्वेश्चन में बोले कि मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ये है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को लेकर ना मुझे आगे चल के एक सेपरेट नोट लिखवाना है, तो ये बात मैं उस नोट के साथ लिखवाऊंगा कि वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम और कौन सा होता है? मार्जिनल कॉस्ट। अभी नहीं लिखवा रहा हूं इसको, नोट पे मेरा पेंडिंग रहा है ये नोट, ये आगे चल के मुझे लिखवाना है। फिलहाल आप यहीं पे ही मार्जिनल कॉस्ट के नीचे ऐसे लिख लो, ये किसकी बात कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा है। एक काम हम वैसे और भी कर सकते हैं, ये पॉइंट नंबर जो हमारा फर्स्ट था, ये वाला जहां पे हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, ये एक बार पॉइंट ये निकालना, एक बार निकाल लिया। ऐसा करो यहां पर ये लाइन लिख भी लो, एक यहीं पे लिख लो आप, आगे तो जब लिखेंगे लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट is also known as marginal cost. Variable cost is also known as marginal cost. ठीक है, आइए अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए जी, कैसे करना चाहिए हमें? सर देखो, हमारे पास पीवी रेशो है। अब आप ये तो बता ही चुके हो कि वीसी रेशो निकालने के लिए क्या करना चाहिए? 100% में से पीवी रेशो को माइनस कर देना चाहिए, है ना? तो जब मैं 100% में से 25% को माइनस कर देता हूं तो ये हमारा आ जाता है कितना परसेंट? 75%। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। और अभी अभी हमने ये बात नोटिस करी थी कि अगर आपको एक यूनिट का सेलिंग प्राइस पता हो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता हो, तो एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पर जब मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो को अप्लाई करूंगा तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर जब मैं वीसी रेशो को अप्लाई करूंगा तो 25 रुपए का 75% करते ही हमारे पास क्या निकल आएगा? एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट। बताइए कितना आएगा? 18.75। वेरिएबल कॉस्ट किसका दूसरा नाम है? मार्जिनल कॉस्ट का, जो उसने मांगा है हमसे। ये सारे ना आलतू फालतू क्वेश्चन मत समझना, एग्जाम्पल जो लिखे हैं सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन से, जितने भी एग्जाम्पल लिखवाए हैं, बस बड़े क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट निकाल निकाल के आपके लिए मैंने क्वेश्चन बना दिए छोटे छोटे, ताकि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। पर सब कुछ एग्जामिनेशन का कराया मैंने अभी तक, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको ऐसे ही करवाया हो फालतू। सारे एग्जाम्पल जो हैं वो एग्जामिनेशन के ही हैं। ठीक है, अच्छा, क्या ये क्लियर है आपको? ये बात समझ में आती है ना कि एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पर जब हम पीवी रेशियो अप्लाई करेंगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा, एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पे वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई कर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अप्लाई करेंगे तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। टोटल सेल पर अप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अब मैं इसी तरीके से यहां पर ये बात कह सकता हूं, ध्यान से प्लीज देखना। आ जाओ आ जाओ, आपका नाम बेटा? पिछली क्लास में आए थे? ओके, हाँ, बिल्कुल लेके जाना है, एक नहीं दो दो लेके जा सकते हो। हाँ हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है। अब आप 12 से निकल आए हो बाहर, अब कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, बिल्कुल अलाउड हैं। और बस साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, ठीक है? घर का कंप्यूटर लैपटॉप मत ले जाना, कैलकुलेटर ही लेके जाना। साइंटिफिक भी आता है जो किसी किसी एग्जामिनेशन में अलाउ होता है, जैसे एक्चुअली वगैरह के एग्जाम में वो अलाउड होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में बेसिक कैलकुलेटर जो बच्चों के पास दिख रहे हैं यही वाले अलाउड है। उसमें लॉग टेबल वगैरह भी का भी यूज फीचर होता है, साइन जो आपने वो पढ़ रखा है ना, साइन कॉस की वैल्यू वगैरह सब आ जाती है उसमें, लॉग वगैरह एंटी लॉग वगैरह सब निकल जाता है। और अब देखो ध्यान से, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, और वो क्या? हमें पीवी रेशियो पता है, इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो पता है, कितना पता है? 25%। जब मैं पीवी रेशियो को सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करूंगा तो क्या निकल आएगा? कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा।
भाई पीवी रेशियो इज व्हाट, परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन। अगर मैं सेलिंग प्राइस पर पीवी रेशियो अप्लाई करूंगा तो सीधा क्या निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन। तो मैं ये सब ना करके मैं सीधा ये भी तो कर सकता था कि मैं सीधा पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेता। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालता, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर मैं अप्लाई कर देता, क्या अप्लाई कर देता, पीवी रेशियो। भाई जिस तरीके से आपने 25 रुपए पर 75% अप्लाई किया है, मैं 25 पर 25% अप्लाई कर देता, कितना निकल के आता बताओ, 6.25। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया। पर हमें चाहिए क्या, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट चाहिए हमें। तो कैसे क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन का तरीका बताओ क्या होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया 6.25, सेलिंग प्राइस हमारा क्वेश्चन में गिवन है, देखो भाई कितना गिवन है क्वेश्चन में, 25 रुपए। यहां 25 लिखा, माइनस वीसी, वीसी इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6.25, कितना आएगा 18.75। खुशबू ने कहा कि सर आप एक ही बताया करो, बार बार इतने सारे मत बताया करो, कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, इससे कंफ्यूजन नहीं, दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है, आपकी सोचने का जो जो दायरा है वो बढ़ जाएगा काफी। अभी आपने देखना है, अभी तो इस ये लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। मैं जैसे ही 3-4 क्लास तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद आप आएंगे मेरे पास कि सर देखो हमने ऐसा किया है, 3 तरीके मैं बताऊंगा, चौथा तरीका अपना अपना आप क्रिएटिविटी लगा के आप निकाल के आएंगे कि सर ये भी ठीक है। मुझे बच्चों के मैसेज आना शुरू आते हैं कि सर हमने ऐसे किया गया, ये भी ठीक है। मतलब बच्चे फोटो खींच खींच के भेज देते हैं कि सर आपने ऐसा कराया, हमने ऐसा किया है। फिर मैं अप्रूव करता हूँ, हाँ ये भी ठीक है, तो फिर वैसा भी कर लेना एग्जाम में। मतलब आपकी क्रिएटिविटी अभी देखना बहुत लेवल तक अभी बढ़ेगी। अभी जैसे जैसे मैं अभी हम कॉन्सेप्ट में और जाएंगे अंदर, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आना शुरू होंगी और आपको लगेगा चलो इसको इससे भी करके देखते हैं, उससे भी करके देखते हैं। फिलहाल मुझे ये बताओ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हमारे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, हमने कर लिए हैं 8 पॉइंट तक कर लिया ना। ये 8 पॉइंट था, हमारा 8 पॉइंट था। अब आप पॉइंट नंबर 9 लिखेंगे, हमारा इस टॉपिक का अगला कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर 9, हेडिंग डालना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, शॉर्ट में इसको हम BEP भी बुलाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। लिखिएगा इसके बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट is that level of sales at which contribution is equal to fixed cost. In other words, at this level, profit is 0. That is, contribution is equals to fixed cost. That is, contribution is equals to fixed cost. उसके बाद लिखिएगा इसी के नीचे ही नंबर ऑफ यूनिट्स multiplied by contribution per unit
इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, कितना लिखा, इसके बाद लिखेगा ब्रेक इवन पॉइंट in rupees is equals to break even point in units into selling price per unit। अभी ना मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, अभी अपने दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा, मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट multiplied by selling price per unit is equals to fixed cost contribution per unit divided by selling price per unit। break even point रुपीस में निकालना होगा, तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आप कह सकते हो कि मैंने आपको डेरिवेशन भी यहीं बता दी, पर डेरिवेशन में अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको डिराइव कैसे हुआ है सब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नोट किया, अब पेन छोड़ दो अपने आप, अब बस सुनने पे ध्यान लगाना आपने। ये आज की क्लास का हमारा नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो मैंने आपको 8-9 एग्जाम्पल करवाए, ये सब पिछली क्लास का एक तरह से एप्लीकेशन था, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसको हमने अप्लाई करते हुए देखा सब कुछ, ठीक है ना। तो वो अभी तक ये था। पीवी रेशो के अभी तक हम कितने फॉर्मूला डिवाइस कर चुके हैं, 4। पहला कौन सा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, दूसरा कौन सा, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, तीसरा कौन सा, 1 माइनस वीसी रेशियो, और चौथा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। ये 4 फॉर्मूलाज हमने डिवाइस कर दिए हैं। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आपने कई बार सुना भी होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली हम जब बोलते हैं आम दुनिया में भी, जब कभी ब्रेक इवन पॉइंट वर्ड का हम यूज करते हैं, तो हमारा मतलब बेसिकली ऐसी सिचुएशन से होता है जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ब्रेक इवन कर लिया मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। हम एग्जाम देने जाते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हमारा भी एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है 40 नंबर का। 40 से ऊपर आए अच्छी खुशी होती है, 40 आए लगता है यार बिल्कुल टाइम पॉइंट पे निकल गए, 40 से कम आए तो नुकसान वाला जोन है। कहने का मतलब ये कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि ना हमें प्रॉफिट है ना हमें लॉस है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना कौन चाहेगा। आपने कभी आसपास देखा हो किसी ऐसे इंसान को जो फिलहाल अभी जॉब कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा जॉब में सेटल है पर खुश नहीं है। अच्छा खासा जॉब में सेटल तो बहुत है लेकिन खुश नहीं है। दिमाग में बार बार एक थॉट आता है यार अपना बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है, लेकिन ना वो अब करेज नहीं जुटा पा रहा है कि मैं अपना बिजनेस करने के लिए जॉब पहले छोड़ूं। मान लो उसकी सैलरी अभी महीने की 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, वो साल का कितना पैकेज हो गया, 12 लाख रुपए का। बिजनेस तो करना चाहता है लेकिन अब एक डर है दिमाग में, कहीं मैं बिजनेस अगर मान लो शुरू करता हूं तो पहली बात जो ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख हर महीने आ रहे हैं ये आना हो जाएंगे बंद, इनफ्लो बंद हो जाएगा। फिर मैं एक नया बिजनेस शुरू करूंगा,
और उस बिजनेस में मुझे अब हर महीने रेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखूंगा, हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब अब मेरी हर महीने की एक फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, अब फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी। मतलब सोचो कितना बड़ा डिसीजन है कि अभी मैं एक जॉब कर रहा हूं, महीने का एक मंथली रेवेन्यू आ रहा है, मंथली इनकम आ रहा है, बिजनेस करने का डिसीजन जैसे ही सोचता हूं तो वो मंथली रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, वो जीरो हो गया, और बल्कि मेरे हर महीने क्या शुरू हो जाएंगे, फिक्स खर्चे शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई बिजनेस करोगे तो कोई जगह लोगे, अगर किराए पे लेते हो, फिर स्टाफ वगैरह भी रखोगे, उनकी सैलरी भी पे करोगे, वहां का बिजली का बिल भी आएगा, पानी का बिल भी आएगा, और भी नाना प्रकार के खर्चे वहां पर होने शुरू हो जाएंगे, मतलब आपके फिक्स खर्चे शुरू हो जाएंगे। अब लेकिन कोई दिल पे पत्थर रख के बिजनेस करने का सोच, शुरू करने का सोच भी लेता है, जानते हो पहला थॉट उसके दिमाग में क्या होगा? प्रॉफिट तो होना हो, कम से कम नुकसान नहीं करना है। नहीं, दिमाग में क्या होगा? प्रॉफिट तो कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, लेकिन शुरुआती दौर में क्या चाहिए कि कम से कम नुकसान भी ना हो। नुकसान ना होने का क्या मतलब है? कम से कम इतना तो कमा लूं कि सारे के सारे खर्चे रिकवर हो जाएं, कम से कम इतनी तो सेल हो जाए कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जितना जो अमाउंट है, कम से कम वो तो कवर हो जाए। कहने का मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं वो इनकम स्टेटमेंट आपको याद दिलाऊं, इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? सेल्स माइनस वीसी, कितना क्या आता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं प्रॉफिट जीरो हो जाए कोई बात नहीं। प्रॉफिट जीरो होने का क्या मतलब है? अगर हमारी फिक्स कॉस्ट मान लो 20,000 रुपए की है, तो हम कंट्रीब्यूशन भी कितना चाह रहे हैं? 20,000 का चाह रहे हैं। मतलब अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट जीरो की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट जीरो कब पॉसिबल है? जब आप एग्जैक्टली कितना कंट्रीब्यूशन कमाओ, एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाओ, जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है एग्जैक्टली अगर मैं उतना ही कंट्रीब्यूशन कमा लेता हूं, तो हम बोलते हैं कि हमारा ये क्या आ गया? हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। क्या आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट। अब मैं ना कुछ नंबर्स की मदद से आपके साथ डिस्कशन शुरू करूंगा, फिर हम बेसिक बेसिक बातें करते करते फिर मैं अपने फॉर्मूला डेवलप करवा दूंगा कि देखो ये फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है? जरूरी नहीं है कि ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ एक नया बिजनेसमैन ही निकाले, ब्रेक इवन पॉइंट स्टैब्लिश्ड बिजनेस भी निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, या फिर टाटा मोटर्स छोड़ो, मारुति तो आपने सुना ही होगा। मारुति अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस में फिलहाल नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ईवीज के बिजनेस में। इलेक्ट्रिक व्हीकल पता है ना आपको? किसी गाड़ी में अगर आप रेड कलर की नंबर, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट देखते हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ग्रीन प्लेट की अगर, ग्रीन वैसे तो व्हाइट के ऊपर ब्लैक नंबर दिखता है ना आपको, ग्रीन प्लेट के ऊपर वो व्हाइट नंबर दिखे तो इसका मतलब वो कौन सी है? वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब वो चार्जिंग से चलती है। येलो प्लेट किसके लिए होती है? टैक्सी के लिए होती है। नॉर्मल व्हाइट प्लेट जो होती है वो पर्सनल गाड़ियां होती हैं। ये भी पर्सनल गाड़ी है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि ये ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, इसलिए ग्रीन प्लेट पर उसको उसकी नंबर प्लेट होती है। फिलहाल जो हमारी ये है, कौन कहते हैं क्या, मारुति सुजुकी है, अभी फिलहाल ये किस बिजनेस में है? अभी फिलहाल ये डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां ही लॉन्च करी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कह रहे हैं कि अभी नहीं लॉन्च करेंगे, 2025 में लॉन्च करेंगे। अभी क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं? कह रहे हैं भी देखो, हम मारुति, हमें अभी तक लोग जानते आए हैं कम कॉस्ट की गाड़ियों की वजह से। मारुति उसकी जो 800 है, या ऑल्टो है, या वेगनार है, इवन स्विफ्ट भी है, लो रेंज पे आती है। कह रहे हमें लोग जानते हैं अफोर्डेबल कार की वजह से। और ईवी का अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो सस्ती से सस्ती गाड़ी भी आज की डेट पर 12 लाख की है, शायद मेरे ख्याल से 12 लाख से सस्ती कोई गाड़ी है नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स की या शायद किया वगैरह की होगी, सस्ती से सस्ती गाड़ी 12 लाख। क्यों? क्योंकि ना ये अभी ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी एक स्टार्टिंग फेज में है, अभी सब कुछ महंगा है, अभी इतना इनका इसका इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। अभी बैटरी भी महंगी है, और भी जो जो चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपोनेंट्स बनाने के लिए भी सब थोड़े से हायर एंड पे हैं कॉस्ट के मामले में। और मारुति कह रहे हैं कि अभी ना अगर हम ईवी निकालेंगे भी तो थोड़ी सी महंगी बनेगी, तो हमारा सेगमेंट है ही नहीं महंगे वाला, हम इसलिए 2025 में निकालेंगे आराम से, जब हम सब देख लेंगे कि हाँ अब सब बना लिया है, हर एक स्पेयर पार्ट जब हमें लगेगा सस्ता मिलने के लिए अब तैयार है, तो हम 2025 में लॉन्च करेंगे। अभी वो रिसर्च ही कर रहे हैं, अभी वो तैयारी कर रहे हैं कि कैसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा हमारी तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल को। अब सोचो, मारुति का भी ये एक सेगमेंट है जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां दे रहा है। अब एक और सेगमेंट ये बनाएंगे जिसमें वो किसकी बात करेंगे? ईवीज की बात करेंगे, एक सेपरेट सेगमेंट है। तो मारुति को भी शुरुआत में क्या चाहिए? क्योंकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा, या फिर कोई खासकर टाटा मोटर्स, ऑलरेडी ईवीज में अभी सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है, मार्केट लीडर है फिलहाल वो, तो अब उनको टक्कर देनी पड़ेगी उसको। और टक्कर तो छोड़ो, शुरुआत में मारुति क्या सोचेगी? कम से कम इतनी गाड़ियां बेच लें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पर फिक्स कॉस्ट वगैरह लग रही होंगी, कम से कम उसके खर्चे रिकवर हो जाए। मतलब भले ही वो इतनी स्टैब्लिश्ड कंपनी है, लेकिन वो एक जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, शुरुआत में उनके दिमाग में भी क्या होगा कि कम से कम इतनी तो गाड़ियां बिक जाएं कि हमें एटलीस्ट नुकसान ना हो ईवीज के वाले डिवीजन में।
तो जरूरी नहीं कि एक नया बिजनेसमैन ही ब्रेक इवन पॉइंट निकालेगा, कोई स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन भी निकाल सकता है अगर वो कोई नया वेंचर या फिर कोई नया प्रोडक्ट या फिर अपने ही बिजनेस का एक नया डिवीजन लॉन्च कर रहा है। तो वो अगर लॉन्च करेगा तो वो उस डिवीजन के लिए सेपरेट फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहा होगा, तो उसको लगेगा कम से कम मैं इतना तो बेच लूं कि मेरे कम से कम खर्चे रिकवर हो जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट कोई भी निकाल सकता है, एक स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन भी, नया बिजनेसमैन भी। खासकर जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, जब हमें भी नहीं पता होता कि हमारी रेवेन्यू कितनी आने वाली है, उस केस में हमारा पहला मुद्दा क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्यूट करना। ठीक, आइए अब इस बात को दिमाग में रखते हुए अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। एक मिनट, एक बच्चे ने सवाल पूछा है। विनय, अपना आपके सवाल ना थोड़े जनरल नेचर के हैं, आप मुझे कॉल ही करना, मैं सारी बातें आपकी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी क्लास के ठीक बाद मुझे कॉल करना। मुझे ना आपकी बातों का जवाब देने के लिए टॉपिक से थोड़ा अलग जाना पड़ेगा, तो वो मैं अभी करना नहीं चाह रहा हूँ। क्लास के बाद मुझे आप फोन कर लेना, मैं सारी बातें आपकी एक्सप्लेन कर दूंगा, जो जो आपके थॉट्स अभी आ रहे हैं दिमाग में। वही एग्जाम्पल रखते हैं, सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6 और कंट्रीब्यूशन कितना? 4। और विनय प्लीज अभी ना आप जो मैं अभी समझा रहा हूं उसको समझने पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ब्रेक इवन पॉइंट। आपकी हर एक बात का मैं जवाब दूंगा, मुझे आप फोन कर लेना, बिकॉज आपकी मैंने बातों का जवाब दिया तो वो जनरल डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। आइए जरा सामने देखिएगा प्लीज। सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6, कॉन्ट्रीब्यूशन 4। मैंने जानबूझ के सेम डेटा लिया है जो मैंने पहले लिया था, 1 यूनिट का सेम डेटा लिया है। मान लीजिए हम ना 2500 यूनिट्स बना के बेच रहे हैं। कितने बना के बेच रहे हैं? 2500। 2500 यूनिट का हमारा सेल वैल्यू कितने रुपए आएगा? 25,000। 2500 इंटू 6 से करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? 15,000। ये कितना हो जाएगा? 10,000। और मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट भी 10,000 है और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। और मान लीजिए हम ना किसी पर्टिकुलर लेवल पर 3,000 यूनिट्स बेचते हैं, किसी पर्टिकुलर पीरियड में 3,000 यूनिट्स बेचते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। ये कितना आ जाएगा? 18,000। ये 12,000। ये 10,000। प्रॉफिट 2,000। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में 2,000 यूनिट्स बेचते हैं, कितना हो जाएगा? ये 20,000, 12,000, 8,000। विनय मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो ओके ओके तो कुछ लिख के बता दिया करो, इतना सा बड़ा सवाल पूछ के मेरी बात का जवाब भी ले लेते, उसके बाद कुछ बोलते भी नहीं। 8,000 माइनस 2,000, 2,000 का नुकसान आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से प्लीज सुनेगा। ये 3 मैंने आपके सामने लेवल्स रखे। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है इसमें से? ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसमें ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट है? क्योंकि यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है ना? इसके ऊपर प्रॉफिट है, इसके नीचे लॉस है। एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए फिलहाल? ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, तो ये दूसरे वाला जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब पहला सवाल, जब मैं आपसे बोलता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि निकालना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट से समझ में आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन निकालें क्या? जब मैं आपसे बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो इसका मतलब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको निकालना है सेल। क्या निकालना है? सेल्स। जैसे कि यहां पे सेल कितनी है यूनिट्स में? कितनी है? 2,500। तो मैं जब आपसे कह रहा हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आपको क्या निकालना है? सेल इन यूनिट्स, मतलब 2,500 यूनिट बोलना है। मतलब दुनिया वालों को क्या बोलोगे? हमारा 2,500 यूनिट पर क्या आता है? ब्रेक इवन पॉइंट आता है।
मतलब 2500 यूनिट जब बेच लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, यही 2500 यूनिट्स को हम रुपीज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेल्स को हम रुपीज में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना आएगा, 25,000 रुपए। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करो, तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग में रखना है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि सेल निकाल दो। क्या निकाल दो, सेल निकाल दो। और सेल यूनिट में भी निकाली जा सकती है और सेल्स रुपीज में भी निकाली जा सकती है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 2500 यूनिट्स बेचकर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आता है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 25,000 रुपए की सेल कर कर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होता है। 2500 यूनिट्स भी ब्रेक इवन पॉइंट है लेकिन वो यूनिट्स में है, और 25,000 रुपए भी ब्रेक इवन पॉइंट है लेकिन वो रुपीज में है। तो पहले तो ये दिमाग में सोचें कि जब मैं कह रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, और सेल यूनिट्स में भी एक्सप्रेस की जा सकती है और रुपीज में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। फिर हमने यहां पर एक बात और ऑब्जर्व करनी है, और वो क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम क्योंकि प्रॉफिट जीरो चाहते हैं, तो ऐसे पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होगा किसके, फिक्स कॉस्ट के। जहां पर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होगा किसके, बराबर होगा फिक्स कॉस्ट के। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट वी कैन से दैट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। क्या ये बात ठीक है? क्या और किसी में है क्या? मैंने आगे का भी रखा पीछे का भी रखा, 2.5 से ऊपर बेचा, तो क्या यहां कंट्रीब्यूशन बराबर है फिक्स कॉस्ट के? नहीं है। 2.5 से नीचे भी बेचा, क्या यहां कंट्रीब्यूशन बराबर है फिक्स कॉस्ट के? नहीं है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या चाहिए हमें, कंट्रीब्यूशन बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए, फिक्स कॉस्ट के बराबर चाहिए। अगली बात सुनिएगा, ये 8,000 निकालने का तरीका हम कह सकते हैं 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बोल सकते हैं भाई, अगर मैं आपको 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे दूं और नंबर ऑफ यूनिट दे दूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ये 10,000 निकालने का तरीका कह सकते हैं 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10,000। या फिर ये कह सकता हूं कि 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर मैं 1 यूनिट के कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल के आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ यूनिट्स को 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कह सकते हैं। अभी अभी आपने खुद ही बोला ऊपर देखकर, जिस तरीके से सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स वैल्यू आएगा, ठीक ऐसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स को 1 यूनिट की कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। और मैं अगर यहां से नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना चाहूं तो निकल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप चेक करो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000। हमारा 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4। तो 10,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2,500। 2,500 यूनिट्स आएगा। अब सुनते जाना, ठीक है, लिखना विखना नहीं और कुछ ज्यादा नहीं, बस सुनते जाना जो बोलते जाऊं, बड़े ध्यान से सुनना। जिस तरीके से 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8 आ गया, 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, तो 8,000 को 4 से डिवाइड करके 2 आना चाहिए भाई। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 8 आया। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2,000 आना चाहिए। ठीक है, सही। 2,500 को 4 से मल्टीप्लाई करके 10 आया, तो 10 को 4 से डिवाइड करके 2.5 आना चाहिए। 12 को 4 से डिवाइड करके 3 आना चाहिए भाई। सिंपल सी फैक्ट है, टोटल कंट्रीब्यूशन को अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, सही। टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स आने चाहिए।
हमारे इस फॉर्मूला में हमने क्या कहा, हमने कहा भाई हमारा फॉर्मूला बन गया फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अब पहले मुझे ये बताओ हम यहां पर क्या निकालने जा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर बराबर होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर बराबर होते हैं। आप अगर इस फिक्स कॉस्ट को अपनी मन की आंखों से देखोगे ना, देखो ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये कंट्रीब्यूशन ही दिखेगा। क्यों कंट्रीब्यूशन दिखेगा, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट की। और ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के। इसको फिक्स कॉस्ट मत देखो, इसको क्या देखो, ये कंट्रीब्यूशन है। क्यों कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो अगर मैं ध्यान से इसको देखूंगा तो ये क्या दिखेगा, कंट्रीब्यूशन दिखेगा। और कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके क्या आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सर आपने फिक्स कॉस्ट ही क्यों लिखा, आप तो कंट्रीब्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते थे। मैंने कहा नहीं, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अगर मान लो 12,000 का कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3,000। और इस वाले लेवल पे तो क्या है, प्रॉफिट है। मैं 12,000 से नीचे वाला कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो 8 को 4 से डिवाइड करके क्या आएगा, 2,000। तो 2,000 ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ी हुआ, 2,000 पे तो लॉस है। अब मेरी बात समझ, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा। कौन सा कंट्रीब्यूशन चलेगा, वो वाला पॉइंट जहां पर कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो, फिक्स कॉस्ट के, तभी प्रॉफिट जीरो आएगा। क्योंकि मैं यहां पर वो सेल निकालना चाह रहा हूं जहां पे प्रॉफिट जीरो चाहिए। और वो सेल जहां पे प्रॉफिट जीरो चाहिए, उस सेल पर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होता है किसके, फिक्स कॉस्ट के। तो हमने फॉर्मूला में पहली बात ये कि फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा, फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूशन किसके बराबर कमाना है, एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना। ये दिखने में फिक्स कॉस्ट दिखेगा लेकिन क्या समझो कि ये क्या है, इतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए, दिस इज कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे टोटल सेल को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक ऐसे ही टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर से एक बात बोलता हूं, बच्चा कहता है कि सर फिर फिक्स कॉस्ट नहीं कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। मैंने कहा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा ना। अगर मैं ब्रेक फिक्स कॉस्ट से ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट वाला सेल निकल आएगा। और अगर जो फिक्स कॉस्ट वाला कंट्रीब्यूशन है उससे कम कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो लॉस वाली सेल निकल आएगी। और मुझे कौन सा कंट्रीब्यूशन चाहिए, जहां पे प्रॉफिट जीरो हो। तो किसके बराबर कंट्रीब्यूशन कमा लूं, फिक्स कॉस्ट की जितना कमा लो। मैं इस एग्जांपल पे वापस आऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। सेलिंग प्राइस मान लो 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट मान लो 80 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट का कितना हुआ, 20। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी ना फिक्स कॉस्ट जो है वो है मान लो 50,000 रुपए की है, 50,000 रुपए की है। अब वापस से ध्यान से सुनना, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है। पहली बात, हमें हर एक यूनिट पर कितना बचत हो रहा है, 20 रुपए। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब यह था कि हर एक यूनिट चंदा दे रहा है। कितने का चंदा दे रहा है, 20 रुपए का। याद है हमने एक गुल्लक बनाया था पिछली बार, हमने कहा था हम जब भी एक यूनिट बेचेंगे 20 रुपए किस में डाल देंगे, गुल्लक में डालेंगे। हम डालते जा रहे हैं, गुल्लक में डालते जा रहे हैं। और गुल्लक को ना बोल दिया, देख भाई जैसे ही तेरे पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो जाएं हमें बता देना। बड़ा हमारे लिए बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, इस लेवल पर ना हमें खुशी मनानी है कि हमारी क्या निकल गई है, हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई है। मैंने गुल्लक को बोला कि देख गुल्लक, तेरे में जब भी हम एक यूनिट बेचेंगे 20-20 रुपए डालते जाएंगे, और तेरे पास जब भी कितने इकट्ठे हो जाए, 50,000 रुपए इकट्ठे हो जाए, तो हमें एक रिमाइंडर दे देना कि इकट्ठे हो चुके हैं। क्योंकि वो बड़ा क्रूशियल पॉइंट है हमारे लिए, वहां पर हमारी सारी कॉस्ट रिकवर हो गई है। वो ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें खुशियां मनानी है कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आ गया है। अब आप जरा सोचिए, 50,000 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, मतलब मुझे कंट्रीब्यूशन भी कितना कमाना पड़ेगा, 50,000 का। हर एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन कितने का मिल रहा है, 20 रुपए का। तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 50,000 को 20 से डिवाइड करो, कितना, 2500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तब जाके हमारी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट क्या होगी, रिकवर होगी। इसका मतलब गुल्लक में हम 20 रुपए डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और 50,000 रुपए कब इकट्ठे होंगे, जब हमारे कितने यूनिट्स बिक जाएंगे, 2500 यूनिट्स बिक जाएंगे। अब आप जरा ध्यान से सोचें, अगर 2500 यूनिट्स हम बेच लेते हैं तो हमारी 2500, एक यूनिट कितने का है, 100 रुपए। तो 2500 इंटू 100 कितना होता है, 2.5 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट 2500 इंटू 80, ये करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख रुपए। हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का, 50,000 रुपए का। हमारी फिक्स कॉस्ट भी कितने की, 50,000 रुपए की। हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 0 आएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर प्रॉफिट 0 हो।
और आपको तो सिंपली क्या याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, ये हमें क्या दे देगा, सेल्स इन यूनिट्स। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं 50,000 ही क्यों यहाँ पे न्यूमरेटर में रख रहा हूं, क्योंकि मैं 50 से ज्यादा रखूंगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट से ज्यादा आ जाएगा, और 50 से कम रखूंगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम आएगा। हमें कितना चाहिए, एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट जितना ही। मेरा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट, देखो ना फिक्स कॉस्ट जितना है ना, कि है कि नहीं, फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन है। और फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कब आएगा, जब हम अपने न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, 20,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप जरा ध्यान से सोचिएगा और सोचें फर्दर। आइए मैं इससे फर्दर एनालाइज करवाता हूं आपको। 2,500 यूनिट्स पर, अब वापस एक एग्जाम्पल में आते हैं। हर एक यूनिट पे कितने बच रहे हैं, 4 रुपए, ठीक है ना। अब हमने इस वाले केस में गुल्लक में हर एक यूनिट बिकने पर कितने रुपए डाले होंगे, 4 4 रुपए। गुल्लक ने हमें रिमाइंडर कब दिया होगा, 10,000 रुपए जब इकट्ठे हुए होंगे। और 10,000 इकट्ठे कब हुए होंगे, जब वो 2,500 यूनिट्स बिक चुके होंगे ना, 10,000 डिवाइड बाई 4। आप जब 2.5 के ऊपर निकल जाते हो, 3,000 बेचे, 2.5 के ऊपर कितने बेचे, 3, 2.5 से कितने ज्यादा बेचे, 500। अच्छा, 2,500 यूनिट्स तो हमें फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में लग गए। इसका मतलब 2.5 के ऊपर जितने भी बेचेंगे, हर एक यूनिट जो 4 4 रुपए बच रहे हैं हमारे पास, वो हमारा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि 2,500 का एफर्ट तो हमें किस में लग गया, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में। 2.5 के ऊपर जितना भी बेचूंगा, वो हर एक यूनिट जो बिक रहा है वो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट देगा, 4 रुपए का प्रॉफिट देगा। अब आप जरा सोचिए, मैंने 2,500 के ऊपर 500 और बेचे, तो 500 इंटू 4 कितना होता है, 2,000। तो क्या मेरा प्रॉफिट 2,000 का है, मेरा प्रॉफिट 2,000 का है। आप जरा सोचिए, 3,000 बेच रहे हो, 3,000 बेच रहे हो, जिसमें से 2,500 यूनिट तो आपको बेचने लग गए, जो 2,500 यूनिट आपने बेचे वो तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में लग गए। 2,500 इंटू 4 कितना होता है, 10,000 रुपए तो हमारे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में लग गए। और जो उसके ऊपर बेचे, कितने बेचे ऊपर, 500, 500 इंटू 4 हमारे लिए किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं मान लो ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचता, ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंचता, इसका क्या मतलब है कि मैंने सारी की सारी कॉस्ट रिकवर नहीं करी है। अब आप जरा सोचिए, ब्रेक इवन के नीचे रहते हैं, 2,000 बिकता है। अब 2,000 बिकेगा और गुल्लक में हम 4 4 रुपए डाल रहे हैं, तो 2,000 बेचने पर तो कितने उसके अंदर इकट्ठे हुए होंगे, 8,000 रुपए। गुल्लक अगर तोड़ दूंगा तो 8,000 निकलेंगे, चाहिए कितने, 10। इसका मतलब हमारी हमारी अर्निंग तो 8 की हुई, पर खर्चा कितने का होगा, 10 का। फिक्स कॉस्ट तो 10 ही देनी पड़ेगी, तो जेब से कितने देने पड़े, 2,000 रुपए। और आप जरा सोचे, ब्रेक इवन पॉइंट के कितना नीचे हो आप, 500 यूनिट नीचे हो। तो जो 500 यूनिट आपने अभी फिलहाल नहीं बेचे हैं, 4 रुपए के हिसाब से मतलब 2,000 रुपए आपको जेब से देने पड़ेंगे। तो यहां पर 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो मुद्दा ना फिलहाल यहां पर यह है कि अभी हम ना ब्रेक इवन के ऊपर की बात अभी करेंगे, नीचे की बात भी करेंगे। अभी किसकी बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर हमें हमें एग्जैक्टली उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है जितनी की हमारी फिक्स कॉस्ट है, बस। तो फिर मैंने आपको फाइनली कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, कंट्रीब्यूशन को बराबर कर देते हैं किसके, फिक्स कॉस्ट के। कंट्रीब्यूशन को किसके बराबर कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट के। फिर हम ये जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और हमारी क्या निकल आती है, मतलब, और हमने किसके बराबर कर दिया, फिक्स कॉस्ट। इसको फिक्स कॉस्ट मत देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन। और ये फिक्स कॉस्ट बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन ही है, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर कमाना है, फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है। और इसी फिक्स कॉस्ट को जब मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आते हैं। अपना ये छोटी छोटी बातें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी आपको। लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, ये नोट करना है तो आपकी चॉइस है, ये कर लो नोट अगर आपको करना है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना आपकी मर्जी है, फोटो क्लिक करनी है फोटो क्लिक कर लो, नोट करना, लेकिन ना वो फोटो फिर फोटो ही बन के रह जाती है, कभी रजिस्टर पे आ नहीं पाती है वो, तो लिख ही लो तो बेटर है। फोटो फोटो ही रह जाती है फिर, ऐसा मैंने देखा है, महसूस किया है कि फोटो खींचो
फिर जब बाद में कभी हम 2 महीने बाद वो देखते हैं कौन सी बेकार बेकार फोटो हटाओ, तो वो बेकार फोटोज में हट जाती है, पता नहीं क्या किस लिए खींची थी। हाँ जी, हो गया नोट? लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए अगला। चलें, करें, बात करें। देखो, जब भी मैं कोई नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना आपको कभी भी, तो स्टार्टिंग में लगेगा कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कभी कभी लग सकता है ऐसा जब कुछ थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर और बात करने लगते हैं, एक आध एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, फिर दिमाग हमारा एडजस्ट करने लगता है कि हाँ, सही तो है, ऐसे तो होना चाहिए। तो अब एक आध एग्जाम्पल कर लेंगे ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो अच्छे से आपको दिमाग में पूरा अच्छे से सेटल हो जाएगा। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एक। मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमारा है 100 रुपीज़ का, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 90 की है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 10 रुपये का हो जाएगा, और ये हमारा पर यूनिट डेटा है। ठीक है, ये हमारा जो है वो पर यूनिट डेटा है। फिक्स कॉस्ट हमारी 1 लाख रुपए की है। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मैंने हाई फाई दिया नहीं। हम सिंपल से देखें अगर, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का हमने कहा भाई एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 रुपए। कितना हो गया? 10,000 यूनिट्स। मैंने आपसे ये बात बोली, ठीक है, फॉर्मूला तो हमने देख लिया। फॉर्मूला मैं आपको, अगर रट भी लोगे तो कोई आंसर तो हमेशा निकाल ही लोगे, लेकिन ना रटना पर्पस नहीं हमारा।
कॉन्सेप्ट को सीखना पर्पस है। हम पहले तो ये सोचो कि निकालने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जब बोलता हूं तो दिमाग में क्या सुनाई देना चाहिए? सर सेल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स की बात कर रहे हैं। और सेल निकालने का एक दो तीन तरीके होते हैं। अगर मैं आपको मान लो टोटल सेल दूं और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस दूं, तो टोटल सेल को 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस से डिवाइड करोगे ना, नंबर ऑफ यूनिट्स, तब भी निकल आएंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करोगे, तब भी नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन को 1 यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे, तब भी नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में चेक करके देख लो चाहे। अगर मैं 25,000 को 10 से डिवाइड करता हूं, 2500 आता है। 15,000 को 6 से डिवाइड करता हूं, तब भी 2500 आएगा। 10,000 को 4 से डिवाइड करूंगा, तब भी 2500 ही आएगा। 30,000 को 10 से डिवाइड करोगे, तो आप समझ रहे हो, सेल्स को अगर सेलिंग प्राइस से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स आते हैं ना। 18,000 को 6 से डिवाइड करूंगा, तब भी 3,000 आएगा। 12,000 को 4 से डिवाइड करूंगा, तब भी 3,000 आएगा। तो हम पहले तो ये समझें, जिस तरीके से सेल्स के यूनिट्स लेने से और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस लेने से टोटल सेल आती है, यूनिट्स लेने से एक और यूनिट को वेरिएबल, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, ऐसे ही यूनिट्स लेने से और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन लेने से टोटल कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक ऐसे ही अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। टोटल सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। ऐसे ही यहां पर अब ना इसको आप फिक्स कॉस्ट की तरह देखोगे ना तो तकलीफ में रहोगे। फिक्स कॉस्ट नहीं देखना है इसको, इसको क्या देखना है? कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं? ब्रेक इवन पॉइंट की। और ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। कौन दोनों? कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं। क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन बिल्कुल किसके बराबर कमाना है? फिक्स कॉस्ट जितना। फिक्स कॉस्ट से ज्यादा वाला कंट्रीब्यूशन ले लूंगा तो फिर तो वो प्रॉफिट वाले यूनिट्स आ जाएंगे। फिक्स कॉस्ट से कम वाला कंट्रीब्यूशन लूंगा तो लॉस वाले यूनिट्स आ जाएंगे। मुझे कितने चाहिए? कौन सा यूनिट चाहिए जिसमें मैं एग्जैक्टली उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाऊं जितने की मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो इसको फिक्स कॉस्ट के तौर से ना देखो, इसको क्या देखो कि ये तो कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करके क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं अगर यहां पर फाइनल वेरिफिकेशन करूं आपके लिए, तो हम क्या बोलेंगे? सेल्स हमारी कितनी है? 10,000 यूनिट्स की है। 1 यूनिट कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 लाख। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स, 1 यूनिट का कितना है? 90 रुपए। तो ये कितना आएगा? 9 लाख। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 लाख। और हमारी फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 1 लाख। तो प्रॉफिट आ गया ना जीरो। प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? जीरो आ गया। मतलब ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। अब मैं ना अभी फिलहाल नहीं चाह रहा हूँ कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ आपको बता के कन्फ्यूजन क्रिएट करूँ आपके दिमाग में। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ निकालने का भी एक शॉर्टकट हम रिवाइज करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ यूनिट्स पे ही निकाल के छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। आराम आराम से बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, बात ज़्यादा ज़्यादा रिटेन रहेगी। आपके पास लग्जरी है कि आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है, कोई जून की हड़बड़ी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, स्टिल हमें कोर्स टाइम पे भी कंप्लीट करना है, वो भी एक दिमाग में रहेगी डेडलाइन पर। रिवाइज लेकिन साथ साथ करते रहिएगा। जितना मैं आपको करा के भेजूँ उसको ज़रूर 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 रिवाइज करना है आपने, ज़रूर। किसी भी हालत में रिविजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पिछली क्लास जो है, मुझे बाद में पता लगा कि दीपक सर नहीं ले रहे हैं क्लास। तो फिर अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरी अकेले की, शायद पहले मैसेज आ गया होगा कि मेरी क्लास है, क्योंकि मैंने हाँ बोल दिया था कि मेरी क्लास है। लेकिन उसके बाद मुझे फिर लगा कि दीपक सर से बात हुई कि हो सकता है कि कुछ बच्चे फिर आ ना पाएँ, क्योंकि उनको लगेगा एक क्लास के लिए क्या जाएँ। कितने बच्चे आते अगर मेरी अकेले की क्लास होती पिछली क्लास में? बाद में बोलने में क्या जाता है नहीं, चलो आ भी गए थे आप। ओके, तो मुझे फिर इसलिए ना बाद में फिर जब लगा तो मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम यह है कि हालांकि मैंने पिछली क्लास का बैकअप रखवा दिया है। जिन बच्चों ने
नहीं ज्वाइन किया था मैंने अनलिस्टेड वीडियो तौर पे, कल मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया था, यूट्यूब पे डाल दी थी उसको। तो आज वाली वीडियो में मैं देखता हूँ डलवा दूंगा यूट्यूब पे एज एन अनलिस्टेड वीडियो। तो वो किसी बच्चे का अगर छूटेगा तो वो भी देख लेगा आज की वीडियो। पर अभी ना आगे जाके क्या करेंगे, अ, अभी जैसे आगे की क्लासेस तो एक ऐप पे भी मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। जो दीपक सर की ऐप अलग है, मेरी ऐप अलग होगी, तो उसका मैं एक्सेस दे दूंगा आपको। और साथ में आपको ना ड्राइव का भी एक्सेस मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का भी एक्सेस मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस रिकॉर्ड होती जाएंगी वो मैं ड्राइव पे भी डलवाता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि बीच में अगर मान लो कोई स्टूडेंट के बीकॉम के एग्जाम्स हैं या कुछ ऐसा है जिसमें आप अभी बीच में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो वीकली वीकली ड्राइव में क्लासेस डलवा दिया करेंगे जो हफ्ते की क्लासेस पूरी हुई होंगी, तो ताकि कुछ टॉपिक छूट जाए तो आप उसके थ्रू कवर कर लें। तो वो साथ में आपको ड्राइव का भी एक्सेस मिल जाएगा। गूगल ड्राइव एक्चुअली, ड्राइव तो बेसिकली क्या, आप तो हायर उसके वो आ गए हैं, तो बड़ा यूज़र फ्रेंडली रहता है वो सॉफ्टवेयर। तो वो आपके लैपटॉप पे या फ़ोन पे जिस पे भी आपको चाहिए होगा उस पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। और लाइव क्लास के लिए अगर आपको लाइव क्लास लेनी होगी, मान लो आज आप क्लास में नहीं आए हो, आपको फिर भी लाइव क्लास लेनी है, तो उसके लिए ऐप का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो वो उसके थ्रू आप लाइव क्लास भी ले लोगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से ऑप्शन ओपन रहेंगे आपके लिए। और क्योंकि बीच में ऑफ कोर्स होगा ऐसा, किसी के कॉलेज के एग्जाम्स हैं, किसी के घर में कोई फैमिली फंक्शन है, या फिर कोई बीमारी पड़ गया, फीवर वायरल वगैरह हो गया, तो बहुत से मौके आएंगे जब हमें ना चाहते हुए भी नहीं, मतलब आ पाओगे क्लास में, चाहते हुए भी नहीं आ पाओगे। तो ऐसे केस के लिए फिर हम दो जगह से आपको बैकअप मिल जाएगा। एक तो लाइव क्लास का तो होगा ही, साथ में ड्राइव का एक्सेस भी दे देंगे, तो उससे आप फिर जो छूटा है वो भी कवर अप कर लोगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा। अगली क्लास में मैं आपको अब मार्जिनल कॉस्टिंग का पीडीएफ दे दूंगा जब तक बुक नहीं आती है, और वो पीडीएफ आपके सामने ऐसे खुला भी होगा, तो हम फिर वो रेफर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। विनय, अभी भी कोई डाउट है ना, मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आपके पास अगर किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप सबने ऐड करवा लिया है ना?